हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने जो पिछला लेक्चर था उसमें एंट्रोपी जो आइडियल गैस है उसकी एंट्रोपी के बारे में स्टडी की थी। अपन ने देखा था कि जो आइडियल गैस है उसकी एंट्रोपी या तो टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन हो गया या फिर टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होगी। यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होगी तो अपने पास आइडियल गैस की जो एंट्रोपी चेंज था उसका फॉर्मूला आया था जब टेम्परेचर और वॉल्यूम का CV ln T2/T1 प्लस NR log V2/V1। यदि टेम्परेचर और टेम्परेचर का फंक्शन है तो CV की जगह CP आ जाएगा और V2/V1 की जगह अपने पास P1/P2 आ जाएगा, क्योंकि V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है इसलिए। तो इन दोनों इक्वेशन अपन ने आइडियल गैस के लिए निकाली। अब अपन देखेंगे कि यदि अपन ने कोई दो आइडियल गैसेस को मिक्सिंग की, मतलब दो डिफरेंट आइडियल गैस है और उन दोनों को अपन ने मिला दिया, तो वो जो अपने पास मिक्सचर बना है उसकी एंट्रोपी क्या होगी। तो जो दो आदर्श गैस हैं उनके मिश्रण की एंट्रोपी। तो अपन ने जो आदर्श गैस की एक मोल की एंट्रोपी उसका ये फॉर्मूला था कि DS/CV/DT/T प्लस R/dV/V। ये अपन ने जब अभी पिछले लेक्चर में आइडियल गैस की एंट्रोपी चेंज देखा था तब अपन ने ये इक्वेशन निकाली थी। आगे फिर अपन ने इसको लिमिट में इंटीग्रेट किया था S1 से S2, T1 से T2 और V1 से V2। लेकिन यहाँ अपन क्या करेंगे, इसको लिमिट ना लगा के इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। यदि अपन यहाँ लिमिट लगा लेते हैं तब तो अपने पास फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, लेकिन यदि अपन ने इसकी लिमिट नहीं लगाई तो अपन एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं और ये जो कांस्टेंट है ये उसकी फाइनाइट वैल्यू को डिसाइड करता है। एक अपन जो आइडियल गैसेस हैं उनका अपन वॉल्यूम इतना इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते। जो वॉल्यूम टर्म है उसकी जगह अपन क्या करेंगे, प्रेशर की टर्म का यूज़ करेंगे। इसलिए अपन जो CV है उसकी जगह तो CP माइनस CV इक्वल टू R से CV की जगह CP प्लस R रख देंगे और जो V है V की जगह अपन रख देंगे RT/P इसी इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन का पहले तो अपन इंटीग्रेशन करेंगे विदाउट लिमिट। तो DS का S आ जाएगा, CV कांस्टेंट है, DT/T ln T हो जाता है और dV/V ln R हो जाता है। ये हमने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया। ये यहाँ इनफाइनाइट, इसका मतलब फाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं हुआ है क्योंकि अपन ने लिमिट नहीं लगाई। अब अपन CV और जो वॉल्यूम टर्म है इनको चेंज कर देंगे इन फॉर्म ऑफ प्रेशर। तो CV की जगह अपन ने रख दिया CP माइनस R और जो अपना V था उसकी जगह रख दिया अपन ने RT/P। तो अपने पास ये वाली इक्वेशन आ गई। जो इनटू में क्वांटिटी है ये अपने पास प्लस में आ गई और माइनस में आ गई। तो ये तो बन गया CV की जगह तो बन गया CP ln T माइनस R ln T और ये जो बन गया वो बन गया R और T मल्टीप्लाई में है तो R और T के तो प्लस में आ गया और ये जो P है ये डिवाइड में है तो यहाँ पे आ गया माइनस और R सब में बाहर जो है ये आ गया। एक नया कांस्टेंट है जो अपना S0 था। ये जो R ln R है ये गैस कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट है एक। इस कांस्टेंट को और इस कांस्टेंट को मिला के एक नया कांस्टेंट दे दिया S0 डैश। ये R ln T से कट गया तो अपने पास जो S की इक्वेशन या एंट्रोपी आ गई वो अपने पास ये आ गई। अब ये तो जनरल एक आइडियल गैस की एंट्रोपी है। यदि अपन ने दो आदर्श गैसें ली है जिसमें से एक आदर्श गैस अलग दूसरी अलग, तो मानव तंत्र आदर्श गैसों का मिक्सचर है। तो मिश्रण की जो एंट्रोपी होगी उसमें जितनी भी गैसें हैं उन प्रत्येक गैस की एंट्रोपी के योग के बराबर होगी। यदि दो गैस हैं तो उन दोनों की एंट्रोपी के योग के बराबर, चार है तो चारों की एंट्रोपी के योग के बराबर। अब यदि अपन ने मान लिया कि N1 N2 गैसेस के मोल हैं तथा P1 P2 इनके पार्शियल प्रेशर हैं, तो जो एंट्रोपी होगी वो N1 यानी एक गैस की एंट्रोपी, ये जो इक्वेशन थी इसमें 1 लगा देंगे N1 और P1, तो ये आ गई एक मोल गैस यानी N1 गैस। ये आ गई दूसरी गैस जिसके N2 मोल हैं। इस तरह से एंड सॉन आ जाएंगे। तो अपन इसको समेशन के रूप में इस टाइप में लिख देंगे जहाँ पे N और जो अपना P है वो वेरिएबल है। अब जब अपन ने मिक्सचर किया, दो गैसों को मिलाया, तो अपने पास आंशिक दाब का यूज़ किया अपन ने स्मॉल p। ये जो आंशिक दाब है ये क्या होता है, मोल भिन्न गुना
कुल दाब के बराबर होता है, यानी स्मॉल p इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल P। तो ये जो स्मॉल p है इसकी जगह अपन एक्स इंटू कैपिटल P रख देंगे। तो एक्स और कैपिटल P इंटू में है तो ये इंटू काय में होएगा, प्लस में चेंज होगा, लेकिन बाहर जो माइनस है उसके चक्कर में ये भी माइनस आ गया। तो अपने पास ये इक्वेशन आएगी जो गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी, यानी यदि आइडियल गैस ली है तो उनके जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर की एंट्रोपी को बताएगी। ये तो हो गई अपने पास एक मिक्सचर है उसकी एंट्रोपी। एक आएगा मिश्रित करने की एंट्रोपी। मिश्रित यानी जो अपने पास मिक्सिंग का जो प्रोसेस किया अपन ने, मतलब 2 गैसें लिया, 4 गैसें ली, उन सब गैसों को मिलाया, मिलाने के बाद जो अपने पास मिश्रण बना या फिर जो मिक्सचर बना उसकी एंट्रोपी है वो तो ये वाली है। अब जो मिक्सचर बन गया और जो प्रारंभ में अपने पास अलग अलग गैसें थी, उन दोनों एंट्रोपियों का जो अंतर होगा वो उनकी मिक्सिंग की एंट्रोपी बताएगा। एक है मिक्सचर, एक है मिक्सिंग। मिक्सिंग वो प्रोसेस हो गया जिसके द्वारा अपन ने गैसों को मिक्स किया है, मतलब मिक्सिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन ने गैस को मिक्सिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन ने गैस को मिक्स किया है। तो जो मिक्सर की एंट्रोपी होगी या मिश्रित करने की एंट्रोपी होगी वो गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी तथा उसी दाब पर उन प्रत्येक गैस की एंट्रोपी के योग के अंतर के बराबर होगी। तो डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगी, ये तो आ गई अपनी ये वाली जो टर्म है फर्स्ट वाली, ये तो आ गई अपने पास मिश्रण की एंट्रोपी यानी मिक्सचर की एंट्रोपी, जो ये वाली इक्वेशन है। माइनस किसके अलग अलग जितनी भी गैसें हैं, जैसे 2 गैस लिए तो यहाँ दोनों गैसों की एंट्रोपी आएंगी, 4 आएंगी तो यहाँ चारों गैसों की एंट्रोपी आ जाएंगी। तो जो मिक्सचर की एंट्रोपी होगी वो कुल मिश्रण की एंट्रोपी माइनस अलग अलग गैसों की एंट्रोपी, उन दोनों का अंतर आ जाएगी। ये जो सेकंड वाली टर्म है ये अपन ने यहाँ से ही ली है, ये वाली जो इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये इससे अपन ने N1 N2 जितनी भी गैसें थी उनकी के ले ली और ये अपने पास मिश्रण की एंट्रोपी आ गई। इन दोनों का अंतर लेंगे, ये जो RLNP है सॉरी CPLNT से कैंसिल हो गया, RLNP से कैंसिल हो गया, कांस्टेंट से अपने पास सिर्फ ये एक टर्म बची है माइनस RLNX। तो डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू समेशन n माइनस RLNX, क्योंकि R कांस्टेंट है तो माइनस R को अपन ने बाहर ले लिया तो समेशन में बच गया NLNX, इसको अपन ने समेशन में NILNXI कर दिया। यदि 2 गैसें हैं तो N1 LNX1 प्लस N2 LNX2, इस तरह से लिख देंगे अपन। अब चूँकि जो n है वो नंबर ऑफ़ मोल्स को बताता है तो टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे वो सभी गैसों के मोलों के योग के बराबर होंगे। अब ये जो इक्वेशन है इसमें अपन सभी तरफ n से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ N1/n, यहाँ N2/n। ये जो N1/n है ये एक नंबर जो गैस है उसकी मोल भिन्न को बता रहा है, यानी x1 को, ये x2 को। इस तरह से 1 इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन हो जाएगा। और जनरली अपन मोल भिन्न की जो डेफिनेशन देखते हैं उसमें भी यही आता है कि मोल भिन्न बराबर गैस के मोल की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो x1 इक्वल टू क्या हो गया, x1 इक्वल टू एक गैस के मोल बटे गैसों के कुल मोल। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अलग अलग गैसीय मिश्रण लेंगे तो ये जो n था अपना कुल मोलों की संख्या, यदि अपन ने 1 मोल गैस ली है यानी ये जो कैपिटल N है इसकी वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ 1 आ गई, यहाँ 1 आ गई, यहाँ 1 आ गई, तो ये जो N1 है वो x1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो Ni है इसको अपन xi के इक्वल कर देंगे। तो डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू माइनस R समेशन XI/LN/XI। तो ये भी इक्वेशन यूज़ करते हैं अपन और ये भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं दोनों में से, और जनरली अपन यही यूज करते हैं क्योंकि जितने मोल हैं उसके अकॉर्डिंग अपन लिख देंगे। ये तो अपन ने सिर्फ 1 मोल के लिए लिखी है। यहाँ से अपन को पता है कि ये जो xi है ये क्या है, एक भिन्न राशि होती है, यानी फ्रैक्शन होता है। ये एक 2 क्वांटिटीज़ का रेशियो होता है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो फ्रैक्शनल होने के कारण, और फ्रैक्शन में भी क्या होता है, जैसे x1 है यानी एक जो गैस नंबर 1 है उसके मोल बटे कुल मोल, तो हमेशा जो कुल मोल होते हैं वो ज़्यादा होंगे और ऊपर की वैल्यू कम होगी, यानी जो भिन्न है ये पॉइंट में आएगा। तो ये जो LNX है इसकी वैल्यू x है,
इसकी वैल्यू 1 से हमेशा कम होगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मोल भिन्न होते हैं वो 1 होता है, अकेले की 1 से हमेशा कम होगी। तो एक्स आई है वो हमेशा 1 से कम होगा, भिन्न राशि होगी, इसका मतलब जो एल एन है उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये नेगेटिव इस बाहर वाले नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव देगा, यानी टोटल जो डेल्टा एस मिक्सिंग है वो अपने पास क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अपन को पता है कोई भी दो गैसें हैं उनको यदि आपस में मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा उसकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। ये जो अपनी इक्वेशन है इसको यदि ग्राफिकल रूप में अपन ने स्टडी की तो इस तरह का ग्राफ आता है। यहाँ डेल्टा एस मिक्सिंग बटे एन आर और अपना जो मोल भिन्न है उसके रूप में ग्राफ लिखा है। ये जो इसका मिड पॉइंट है ये मैक्सिमम डेल्टा मिक्सिंग को बताता है। और ये जो डेल्टा मिक्सिंग है ये मैक्सिमम कब होगा, जब 1 मोल आधा हो, मतलब 2 गैसेस हों और दोनों के मोल बराबर हों। 2 गैस हैं तो दोनों के मोलों का योग 1 होगा। तो यदि दोनों के हाफ मोल अपन मिक्स करेंगे, एक गैस है उसके हाफ मोल प्लस दूसरी गैस है उसके हाफ मोल, तो दोनों के हाफ मोल लेंगे तब अपने पास जो एंट्रोपी है वो मैक्सिमम आएगी। ये इस ग्राफ से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष वैल्यू को बताता है। ये क्या कहता है कि परम शून्य ताप पर विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। यानी जो एंट्रोपी है एक शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है उसकी एंट्रोपी यदि अपन ने T=0 केल्विन पे लिखी तो उसका मान 0 आता है। माना कोई ठोस पदार्थ ए है, उसको परम शून्य ताप से T ताप तक गर्म किया, जहाँ T है ठोस के गलनांक से कम है, यानी उस ताप तक गर्म किया है जहाँ तक वो द्रव अवस्था में परिवर्तित न हो। तो सॉलिड को अपन ने गर्म किया है T केल्विन तक, तो जो एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या होगा, ST माइनस S0। तो डेल्टा एस इक्वल टू ST माइनस S0 इक्वल टू एंट्रोपी की डेफिनेशन लगा दी CP/dT बटे T, जो अपन ने टेम्परेचर के टर्म में पहले निकाली थी। तो ST इक्वल टू S0 प्लस आ जाएगा। ये जो S0 है ये क्या बता रहा है, CP ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में कोई राशि जुड़ रही है और पॉजिटिव आएगा, तो ST हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी ताप में बढ़ने से एंट्रोपी में वृद्धि होती है। अब जो ये वैल्यू पॉजिटिव है अपने पास और ये पॉजिटिव किसी में जुड़ रहा है, तो जो ST प्राप्त होगा वो हमेशा अपन को S0 से ज़्यादा ही प्राप्त होगा, यानी जो ST है वो ऑलवेज ग्रेटर देन S0। इसका मतलब क्या हुआ, जो S0 है ये चाहे वैल्यू कितनी भी हो, कुछ तो होगी पॉजिटिव में, तो ये जो S0 है वो क्या होगा, मिनिमम एल्जेब्रिक वैल्यू होगी। और मिनिमम एल्जेब्रिक वैल्यू अपन ने 0 मान ली। तो जो प्लांक है उसने इस मिनिमम एल्जेब्रिक वैल्यू को पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के लिए S0 को 0 मान लिया, और यही क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो यही है, परम शून्य ताप पर शुद्ध तथा पूर्णतः क्रिस्टल यानी प्योर एंड कंप्लीट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो सब्सटेंस है उनकी जो एंट्रोपी है वो शून्य होती है, यानी लिमिट T टेंड्स टू 0 पर एंट्रोपी कितनी होगी, 0, और S0 इक्वल टू 0। अब यहाँ S0 0 रख देंगे तो अपने पास ST की जो इक्वेशन है वो ये आ जाएगी। ये जो इक्वेशन है ये एंट्रोपी के निरपेक्ष मान को बताती है, और इसे ही अपन कहेंगे तृतीय नियम एंट्रोपी या एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू। यदि इस एंट्रोपी को अपन ने 1 एटमॉस्फेयर पे कैलकुलेट किया तो ये जो एंट्रोपी होगी ये अपनी स्टैंडर्ड एंट्रोपी कहलाएगी। अब देखेंगे कि कोई भी जो स्टेट चेंज हो रहा है उसमें एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जनरली कोई भी पदार्थ है वो अपनी स्टेट में चेंज करता है तो जो एंट्रोपी है उसमें वृद्धि होती है, जैसे सॉलिड से गैस में गया या सॉलिड से लिक्विड में गया तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। तो यदि किसी द्रव या गैस के मानक एंट्रोपी परिकलन में हमें अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी भी जोड़नी पड़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि इसके अंदर अपन को जो स्टेट चेंज हो रही है उस चेंज की एंट्रोपी भी अपन को उसमें जोड़नी पड़ेगी। उस स्टेट की एंट्रोपी तो होगी प्लस उस स्टेट चेंज की जो एंट्रोपी होगी वो भी उसमें ऐड करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखेंगे अपन कि कोई सॉलिड है उसको यदि अपन ने लिक्विड में चेंज किया तो उस लिक्विड के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर के ताप पर एंट्रोपी चेंज ये निकलेगा ST0। अब अपन को सॉलिड लिया है और सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर के ताप पे एंट्रोपी चेंज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो 0 केल्विन से सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट तक चेंज किया, उस चेंज के लिए या उस स्टेट चेंज की एंट्रोपी प्लस
जो मेल्टिंग हुआ यानी जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हुआ उस टेम्परेचर पे उसकी एंट्रोपी प्लस उस मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर के ताप पर उस लिक्विड की एंट्रोपी। ये एंट्रोपी है जीरो से लेके मेल्टिंग पॉइंट तक की। ये एंट्रोपी है मेल्टिंग पॉइंट पर एंट्रोपी। और ये जो एंट्रोपी है वो है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, जो कि यहाँ तक लिक्विड चेंज हो चुका है, मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो चुका है। तो यहाँ जो एंट्रोपी आएगी वो CP लिक्विड। तो यहाँ अपन ने लिखा है CP नॉट सॉलिड, यहाँ है CP नॉट लिक्विड। ये जो ऊपर जीरो लगाते हैं इसको नोट बोलते हैं। तो ये है सॉलिड के लिए, ये तो ये जो एंट्रोपी है ये क्या है, स्टेट चेंज की एंट्रोपी है, यानी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है जीरो से TM टेम्परेचर तक, TM से T टेम्परेचर तक, और ये उस स्टेट की एंट्रोपी है। तो ये एक्स्ट्रा एंट्रोपी ऐड होती है इसलिए बढ़ जाता है। इसी तरह यदि कोई सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर के टेम्परेचर तक एंट्रोपी चेंज। तो ये जो एंट्रोपी जीरो से पहले उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, फिर उसके मेल्टिंग पॉइंट पे एंट्रोपी, फिर मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक एंट्रोपी, फिर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे एंट्रोपी, और फिर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर के ताप पे एंट्रोपी। तो ये उसकी स्टेट में चेंज की टोटल एंट्रोपी आएगी। यहाँ TM और TB उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं। CPS, CPL और CPG सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की मानक ऊष्माधारिताएं हैं। डेल्टा H नोट फ्यूज़न और डेल्टा H नोट वेपराइजेशन उनकी गलन और वाष्पन की एंथैल्पी है। ये भी अपन ने पहले अलग से देखा है। ये जब अपन ने एंट्रोपी की डेफिनेशन देखी थी स्टार्टिंग में, तब उसकी स्टेट चेंज की एंट्रोपी थी, ये वो एंट्रोपी है। ये स्टेट चेंज जो प्रोसेस है उसकी एंट्रोपी है, तथा ये उस स्टेट पे एंट्रोपी है। तो ये स्टेट चेंज की टोटल एंट्रोपी। इसी तरह यदि कोई सॉलिड है वो एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से दूसरे क्रिस्टलाइन रूप में चेंज हो रहा है, तो ये जो एंट्रोपी है इसके अंदर अपन ये दो टर्म और ऐड करेंगे जिसे अपन बोलेंगे ट्रांजिशन की एंट्रोपी। ये यहाँ सॉलिड जीरो से TT यानी ट्रांजिशन टेम्परेचर तक, और ये ट्रांजिशन टेम्परेचर पर उसकी एंट्रोपी। ये जो एंट्रोपी है ये उसकी अवस्था परिवर्तन की एंट्रोपी कहलाती है। अब है तृतीय नियम से अन्य नियम की तुलना। जनरली जो थर्ड लॉ है ये कोई नई अवधारणा नहीं देता। जो फर्स्ट लॉ था वो अपन को दे रहा था एनर्जी की, एनर्जी का कंसेप्ट दिया था। जीरो लॉ ने अपन को टेम्परेचर का कंसेप्ट दिया। फर्स्ट लॉ ने अपन को एनर्जी का कंसेप्ट दिया। सेकंड लॉ ने अपन को एंट्रोपी का कंसेप्ट दिया। लेकिन जो थर्ड लॉ है वो ऐसी कोई नई कंसेप्ट नहीं देता, परंतु ये नियम बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये जो नियम है वो क्या करता है, एक निश्चित ताप पर उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी की कैलकुलेट करने के काम आता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो थर्ड लॉ है ये थोड़ा सा शॉर्ट है, मतलब तो अन्य दोनों नियम हैं वो क्या है, विस्तृत है, डिस्क्रिप्टिव है, जबकि जो सभी पदार्थों पे लागू होते हैं। जबकि जो तृतीय नियम है वो थोड़ा लिमिटेड है, केवल विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों पर ही लागू होता है। ये इसकी डिफरेंस हो गया। अब है किसी अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी चेंज। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए डेल्टा S नोट है वो आता है S नोट प्रोडक्ट माइनस S नोट रिएक्टेंट, यानी स्टैंडर्ड एंट्रोपी प्रोडक्ट की माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी रिएक्टेंट की का अंतर होता है, वो स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर ए रिएक्शन कहलाएगा। ये जो एंट्रोपी है इसको अपन कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन डेल अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर के रूप में दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये जो डेल एस अपॉन डेल टी है ये अपना CP/T के बराबर होता है, जो अपनी एंट्रोपी की डेफिनेशन थी जैसे अपन ने ये लगाई है CP/LN T। तो ये जो है CP/DT/T, ये जो dt है ये इस ds के नीचे आ जाएगा, तो ये तो बन गया ds/dt और ये रह गया CP/T। तो यही डेफिनेशन अपन ने यहाँ लगाई है, डेल S/डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू CP/T। यदि यहाँ वॉल्यूम होता तो यहाँ CV/T आ जाता। जो अपन ने एंट्रोपी की आइडियल गैस के लिए देखी थी वही कंडीशन लगाई है। तो ये हो गया CP प्रोडक्ट की और ये हो गया CP नोट रिएक्टेंट का, और दोनों में टेम्परेचर आ गया। ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के जो CP है उसको अपन कह देंगे डेल्टा CP नोट अपॉन टेम्परेचर। ये अपने पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को अब अपन इंटीग्रेट करेंगे T0 से T टेम्परेचर तक।
तो T0 से T टेम्परेचर तक और डेल्टा CP बटे T dt को भी T0 से T टेम्परेचर तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो आ गया S0 एट T टेम्परेचर माइनस डेल्टा S0 एट T0 टेम्परेचर। डेल्टा CP0 कांस्टेंट है और dt अपॉन T का हो गया ln T। तो आगे अपन ने इस जो T0 टेम्परेचर पे एंट्रोपी है इसको इधर शिफ्ट कर लिया, प्लस डेल्टा CP ये ln T बटे T0। हमेशा अपर लिमिट पहले आती है, लोअर लिमिट अपॉन में नीचे आती है जब 1/T का अपन इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो इक्वेशन होती है ये अपन को किसी भी रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज के बारे में बताती है। तो ये समीकरण जनरली सभी इक्वेशंस पे लागू होती है। अब आएगी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर एंट्रोपी चेंज। तो कोई भी जो रिएक्शन है उसमें एंट्रोपी चेंज निकालेंगे अपन। तो यदि अपन को किसी सब्सटेंस की एंट्रोपी ज्ञात है जो अपन थर्ड लॉ से ज्ञात कर सकते हैं, उस सब्सटेंस की एंट्रोपी की सहायता से अपन केमिकल रिएक्शन की एंट्रोपी भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें दो हो सकते हैं, या तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो या फिर डेल्टा एस नेगेटिव हो। तो यदि डेल्टा एस हाईली नेगेटिव है इसका मतलब एंट्रोपी घट रही है। तो अपन एक रिएक्शन देखेंगे Fe2O3 सॉलिड में प्लस 3H2 गैसियस, ये मिलके बना रहा है 2Fe सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड। देखिए यहाँ पे जो सॉलिड है और ये गैस है ये चेंज हो रहा है सॉलिड और लिक्विड में। तो जनरली अपन को पता है सबसे ज़्यादा एंट्रोपी गैस की होती है, फिर लिक्विड की और सबसे कम सॉलिड की। तो यहाँ ज़्यादा एंट्रोपी वाला गैस, कम एंट्रोपी वाले लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी एंट्रोपी घट रही है, इसलिए इसकी हाईली नेगेटिव वैल्यू आती है। ये डेल्टा S0 आ गया, S0 फाइनल माइनस H0 इनिशियल। फाइनल यानी प्रोडक्ट की और इनिशियल मानी रिएक्टेंट की, इसलिए डेल्टा S0 ये अपन ने यहाँ प्रोडक्ट लगा दिए। ये 2Fe तो 2S0 Fe, 3H2 तो 3S0 H2। S0 बता रहा है उसकी स्टैंडर्ड स्टेट पे जो अपन थर्ड लॉ से ज्ञात करते हैं। इसी तरह रिएक्टेंट की ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, तो ये 1 मोल आ गया और ये 3 मोल। इनकी वैल्यू अपन को दी जाएगी, ये वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास नेगेटिव आएगी। ये नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि क्रियाकारक है यानी रिएक्टेंट में गैस है जबकि प्रोडक्ट में गैस नहीं है। इसका मतलब एक ज़्यादा एंट्रोपी वाला कंपाउंड कम एंट्रोपी में चेंज हो रहा है, तो एंट्रोपी में कमी हो रही है। सेकंड देख सकते हैं कि यदि एंट्रोपी का मान पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इसके लिए एग्जांपल लिया है Cu2O सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड, ये मिलके बना रहे हैं 2Cu सॉलिड प्लस CO गैस। तो देखिए यहाँ पे दो सॉलिड, एक सॉलिड और एक गैस बना रहे हैं। तो सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है यानी गैस की एंट्रोपी ज़्यादा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। इसकी भी अपन यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, डेल्टा S0 एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट से, तो अपने पास वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ जो रिएक्शन हो रही है उसमें गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इस तरह अपन एंट्रोपी चेंज किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज ज्ञात कर सकते हैं यदि अपन को उन सब्सटेंस की एंट्रोपी स्टैंडर्ड स्टेट पे ज्ञात हो। और ये अपनी जो एंट्रोपी है वो किसी भी रिएक्शन के लिए ये उसकी इक्वेशन दे दी और ये एग्जांपल के रूप में यहाँ से भी अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में अपन एंट्रोपी के बारे में ही और स्टडी करेंगे। इसमें रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी को अपन ने एंट्रोपी की एक और डेफिनेशन दी थी कि ये अव्यवस्था होती है या अव्यस्तता होती है, बेतरतीब होती है, तो ये क्या होती है इसके बारे में अपन इसको ऊष्मागति की प्रायिकता के रूप में भी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के रूप में भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।